दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक एक क्लासेस के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 का जो वीडियो हमने आपको दिया था, उसी की कड़ी में आगे इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 का वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो कि हमारी बची हुई थी वो आपको प्रदान करेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत दो पार्ट होते हैं बॉडी के, एक ब्लड और दूसरा होता है आपका हार्ट। हमने बताया था आपको कि किस प्रकार ब्लड का परफॉर्म करता है, किस प्रकार उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसके अवयव होते हैं और किस प्रकार वह हमारे शरीर में के प्रत्येक पार्ट तक ऑक्सीजन, हार्मोन्स और पचा हुआ खाना पहुंचाता है। लेकिन ब्लड अकेला इस मानव परिसंचरण तंत्र को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके लिए आवश्यकता होती है एक और मानव शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग की, जिसको हम हार्ट यानी हृदय, दिल इत्यादि नामों से जानते हैं। हार्ट के बारे में जानने से पहले हम आपको जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके एक और पार्ट के बारे में बताएंगे, जिसको जाने बगैर हम हार्ट के बारे में नहीं समझ सकते। हार्ट के बारे में जानने के लिए हमें उस पार्ट को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपको बताया कि हार्ट और एक दूसरा पार्ट इसका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को जानना बहुत आवश्यक है। ब्लड वेसल की जानकारी के बगैर हम हार्ट को नहीं समझ सकते। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित जो वीडियो दिया है, उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उस ब्लड का जो वीडियो है, रक्त से संबंधित वीडियो है यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि पहले उस वीडियो को आप लोग देखें, अंत तक देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो ज़्यादा जानकारी आप ग्रैस्प कर पाएंगे, ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में। पहले ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के इसके अंग होते हैं। पहला इसका होता है आर्टरी। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के अंगों से मिलकर बनी है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला आर्टरी यानी धमनियां, दूसरा वेन्स यानी शिराएं और तीसरा कैपिलरीज। तो दोस्तों जानते हैं कि ये सभी अलग अलग किस फॉर्म में होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। दोस्तों, आर्टरीज यानी धमनियां वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाती है। क्या होती हैं? दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। थिक वॉल्ड की बात करें, थिक वॉल्ड क्यों होती हैं? थिक वॉल्ड इसलिए होती हैं, इसकी जो धमनियों की जो दीवारें होती हैं वो इसलिए मोटी होती हैं क्योंकि हार्ट से जो प्रेशर ब्लड का फेंका जा रहा है, जो प्रेशर से ब्लड फेंका जा रहा है, पंप किया जा रहा है, वो ये दीवारें उस ब्लड के प्रेशर को झेल सकें, उस प्रेशर को सहन कर सकें, इसलिए ये थिक वॉल्ड होती हैं। दूसरी ओर वेन्स की बात करेंगे। वेन्स क्या होती हैं? शिराएं। दीज आर थिन वॉल्ड, ध्यान दीजिएगा, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स अब क्या काम कर रही हैं? वेन्स उल्टा काम कर रही हैं। वेन्स उल्टा काम कर रहे हैं। देखिए आप, आर्टरीज क्या कर रही थी? आर्टरीज ब्लड को हार्ट से ले जा रही थी बॉडी के अन्य पार्ट्स तक,
और वेन्स उल्टा काम कर रही हैं। अब क्या कर रही हैं, वेन्स क्या कर रही हैं कि बॉडी के पार्ट से बैक टू द हार्ट, दिल तक वापस ले जा रही हैं। इसीलिए ये थिन वॉल्ड हैं। थिक वॉल्ड इसलिए थी, आर्टरीज थिक वॉल्ड इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हार्ट से, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड फेंका जा रहा था हार्ट से, लेकिन जब वापस जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वेन्स क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। इसी का तीसरा पार्ट होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं दोस्तों? कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। ये भी थिन वॉल्ड होती हैं, कैपिलरीज भी थिन वॉल्ड होती हैं, जो कि बहुत पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। बॉडी के छोटे छोटे पार्ट तक, छोटे छोटे सेल्स तक जो है इन वेन्स का ही इन कैपिलरीज का ही विशेष कार्य होता है, क्योंकि ये आर्टरी से विभाजित हो जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज बाद में वेन्स में सम्मिलित हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। ये आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये आर्टरी है, ये क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और ये आर्टरी किस में टूट गई, कैपिलरीज में टूट गई, और बाद में इन्हीं कैपिलरीज की मदद से फूड और ऑक्सीजन सेल तक गया, और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बाई प्रोडक्ट है, जो कि हानिकारक प्रोडक्ट है, वो वापस इन कैपिलरीज में ही आकर के माध्यम से डिजॉल्व हुआ, और ये अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए ब्लड अब वापस वेन्स में आ गया, और वेन्स से वापस कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। तो आप लोग देखिएगा, यह एक पूरे का पूरा एक साइकिल बन रहा है कि प्योर ब्लड आर्टरी से गया, फिर कैपिलरी से ये वेन में गया, और इसी बीच में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल में गया, और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के माध्यम से वेन्स में आई, और इस प्रकार ये देखिए एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स मिलकर एक साइकिल बनाती हैं पूरे ब्लड में, और इसी साइकिल के माध्यम से ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसीलिए ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीनों की तीनों ये ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अभी हमने दोस्तों समझा कि किस प्रकार ब्लड वेसल्स कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट की, हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट कुछ नहीं बल्कि एक पंप होता है। मैंने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि आपको अपने घर में जहाँ जहाँ अभी नल लगे हुए हैं वहाँ तक आपको पानी की सप्लाई चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक मोटर लगा देंगे, एक पंप लगा देंगे जो काफ़ी तेज़ प्रेशर से पानी को सप्लाई करे, पानी को बहुत तेज़ प्रेशर के साथ फेंके, और उस तेज़ प्रेशर के साथ विभिन्न आपके घर में जो लगे हुए नल हैं वहाँ तक वो पानी पहुँच सके। ठीक इसी प्रकार का कार्य हमारे हार्ट का होता है हमारे बॉडी के अंदर। हार्ट क्या करता है कि जो ब्लड है उसको बहुत तेज प्रेशर के साथ में पंप करता है, और ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक पार्ट तक वो ब्लड पहुँचता है। सोच सकते हैं कि कितना तेज प्रेशर रहता हुआ हमारे इस हार्ट रूपी पंप का। और मैं बता ही चुका हूँ कि ब्लड वेसल्स का इसमें मुख्य रोल होता है इस प्रेशर को इसके माध्यम से ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो हार्ट की हम बात करेंगे तो हार्ट क्या है, इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल। ये एक ट्राइंगुलर शेप का होता है, और ये एक विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं जिनको कार्डियक मसल कहते हैं, उनसे बना हुआ होता है। इट इज फोर चैम्बर्ड, मानव हृदय 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट पंप द ब्लड अराउंड द बॉडी। मैं बता चुका हूँ कि हार्ट क्या होता है, एक पंप होता है जो पूरी बॉडी में क्या करेगा,
बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड को सप्लाई करता है। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। ये ऑर्टा है, यहाँ राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों ही राइट एट्रियम और वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कुछ वॉल्व होते हैं। वॉल्व का दोस्तों आप लोग काम जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है प्रेशर के साथ, वो वापस ना आए किसी चैम्बर में, किसी पाइप में, वहाँ वाल्व लगा दिया जाता है कि वो एक तरफा प्रेशर तो उधर से होकर गुजर जाए, लेकिन वो लिक्विड या गैस वापस जिस चैम्बर से जा रही है उस चैम्बर में वापस ना आए, इसलिए वहाँ वाल्व का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं जो कि दोनों चैम्बर्स को अलग करते हैं हार्ट के। क्योंकि जब भी ब्लड का फ्लो होगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, तो इसमें क्या होगा कि हार्ट जो ब्लड है ये वापस दूसरे चैम्बर में ना जाए, इसलिए इन दोनों के ही बीच में वाल्व्स का प्रयोग किया जाता है। वाल्व जो है लगे हुए होते हैं। तो ये हार्ट की कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इसका एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया। आइए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार से हमारा दिल कार्य करता है। हमारे दिल में जो 4 चैम्बर्स होते हैं, वो 4 चैम्बर मैं बता चुका हूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और दोनों ही के बीच में कुछ वाल्व्स होते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड वाल्व्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ जानने वाली चीज़ ये है कि हमारा हार्ट एक ब्लड का सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी के अंदर। मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हार्ट आर्टरीज के माध्यम से कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज से वापस वेन्स में और वेन्स से वापस हार्ट में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन ये बताना काफ़ी रोचक होगा कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में हार्ट के माध्यम से, वो सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन ना होकर कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ये साइकिल जो बनाता है ब्लड हमारी बॉडी में, जो जिस साइकिल के तहत, जिस चक्र के तहत बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, वो सिंगल सर्कुलेशन ना होकर वो डबल सर्कुलेशन होता है। वो किस प्रकार से होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब इसमें मेन वेन जिसको हम वेनिक वो कहते हैं, दूसरी ओर मेन आर्टरी जिसको ऑर्टा होती है। आर्टरी का काम मैंने बता चुका हूं आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक सप्लाई करती है। मेन आर्टरी यानी ऑर्टा क्या करेगी, यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी और बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा देगी। अब क्या होगा, बॉडी में ये आर्टरी टूट जाएगी कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जो परफॉर्म होगी क्रिया, वो सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, फूड पहुंचेगा और वापस कार्बन डाइऑक्साइड डिजल्व हो जाएगा कैपिलरीज में आकर। और कैपिलरीज मैंने बताया कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन्स से, और वेन्स का काम क्या होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस हार्ट तक जाती हैं। लेकिन ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी राइट एट्रियम में। सफर शुरू हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से और वापस जो है ये कहाँ जाकर मिल गई, राइट एट्रियम से। अब राइट एट्रियम में जाकर ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। अब क्या हुआ, ये आपकी एक साइकिल बनी, देखिए सिंगल साइकिल। लेकिन मैं तो कह चुका हूं कि आपको कि हार्ट जो है डबल साइकिल बनाता है, जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का वो डबल साइकिल में हो रहा है। अब देखिए वेन्स ने क्या किया, राइट एट्रियम में जाकर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड छोड़ दिया। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। राइट वेंट्रिकल तक जाने के लिए उसे कुछ वाल्व होते हैं इनके बीच में, उसे पार करना होगा। और यहाँ ये देखिए राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा आपका लंग्स तक, क्योंकि यहाँ जो ब्लड प्राप्त हुआ है वेन से वो कैसा था? वो था इम्प्योर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलित थी। अब इस ब्लड को हमें प्योर करना है और प्योर करने के लिए अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स तक जाएगा। यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली है दोस्तों कि आर्टरी का काम देखिए क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। आर्टरी क्या करती है? आर्टरी प्योर ब्लड को ले जा रही होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही होती है बॉडी तक। लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है लंग्स तक, बिल्कुल उल्टा काम कर रही है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसी प्रकार पल्मोनरी वेन भी वेन का जो मेन कार्य है उसका उल्टा कार्य कर रही है। वेन का काम क्या होता है? वेन का काम होता है कि वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, लेकिन पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन होती है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट एट्रियम तक छोड़ती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अब देखिए ये जो ब्लड गया था, इम्प्योर ब्लड था, वो अब यहाँ प्योर होकर लेफ्ट एट्रियम में आ गया है। और लेफ्ट एट्रियम से अब यहाँ वॉल्व्स के माध्यम से गुजरता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुँच गया है और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी यानी एरोटा के माध्यम से वापस बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँच गया। तो आप ये चीज़ भली भांति नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ दो प्रकार के साइकिल्स का निर्माण हो रहा है। देखिए एक साइकिल ये और दूसरी साइकिल ये। इस प्रकार जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है? एक दोहरी साइकिल, डबल साइकिल का निर्माण करता है कौन? हमारा हार्ट और ब्लड। इस प्रकार इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कह देते हैं। डबल सर्कुलेशन भी कहना गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे हृदय फोर चैम्बर्ड ना हो तो क्या होगा? कुछ जानवर और कुछ मैमल्स जिसमें कि मानव भी शामिल है और कुछ पक्षी, उनके फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फोर चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या फ़ायदा होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फोर चैम्बर्ड हार्ट जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड फूड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने से रोकता है, यानी प्रॉपर सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड फूड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। इससे क्या होता है कि हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी। इससे एक एफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की और एक बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और यही हम मैमल्स को, कुछ बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को क्या बना देती है? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर हाई एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन रख रही है और हमारा शरीर जो है अपने आप को इस वातावरण के अनुकूल तापमान के जो है ढाल सकता है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में हार्ट, ब्लड और विभिन्न ब्लड वेसल्स के माध्यम से डबल सर्कुलेशन हो रहा है, इस कारण ये संभव हो सक रहा है और हम लोग वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। दूसरी ओर कुछ एम्फीबियंस कौन होते हैं? उभयचर, यानी वो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। कुछ रेप्टाइल्स लाइक लेजर्ड, इनमें क्या होता है? इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है।
3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। अब इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट डिवीजन हो रहा है। देखिए इनकम्प्लीट डिवीजन किसका? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ इनके मिलने के यानी मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंटली जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाती है और इससे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का रिडक्शन होता है। वो प्रॉपर वे में एनर्जी जो है रिलीज नहीं हो पाती इनके अंदर और इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। सरीसृप ये रेप्टाइल्स के बारे में मैंने और कुछ एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग के बारे में आपको बताया, मेंढक के बारे में आपको बताया। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसीलिए ये लोग ठंड के समय, जैसे मैंने बताया हमारा शरीर जो है ठंड में भी, चूंकि हम वार्म ब्लडेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड होते हैं, हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिससे कि सेपरेशन अच्छी तरह हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। हमारे अंदर एक अच्छे अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन ये एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग और रेप्टाइल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसको इसीलिए ठंड के समय ये लोग हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन होता है कोल्ड स्लीप। ठंड के समय ये क्या हो जाता है, ये कोल्ड स्लीप में चले जाते हैं और जब तक ठंड रहती है ये अपने आप को उस निद्रा में अपने आप को जो है सम्मिलित करे रहते हैं, उस निद्रा में सोए रहते हैं। इसलिए ये लोग हाइबरनेट करते हैं। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का हम लोगों को ये फ़ायदा मिला होता है कि हम मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल सकते हैं। जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है और हार्ट बीट्स क्या होती हैं। दोस्तों, दिल की धड़कन कहलाती है 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हार्ट प्रेशर के साथ ब्लड को फेंक रहा होता है तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो पिचकता है, दबता है और इससे बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड आर्टरीज में बहता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड कुछ समय के लिए रिलैक्स होता है, अब फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट क्या होता है? 1 मिनट में 70 से 72 बार ये हार्ट बीट हार्ट के अंदर पैदा होती है, जिससे कि और 70 से 72 प्रति मिनट ये पैदा होती है। लेकिन जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हैवी वर्क कर रहे होते हैं, तो ये रेट बढ़ भी जाता है। मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये रेट बढ़ने का कारण, ब्रीदिंग का बढ़ने का कारण क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और जब फिजिकल एक्सरसाइज करते समय हमें एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए ब्रीदिंग हमारी तेज़ हो जाती है और इसी कारण से हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट को हम लोग कैसे नापते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। हार्ट बीट को मापने के लिए वैसे तो अगर सिर्फ हार्ट बीट महसूस ही करनी हो तो हम अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखें तो हमें हार्ट बीट महसूस होती है। लेकिन इसे मैग्नीफाई करने के लिए या मेडिकल यूज़ में एक डिवाइस होती है जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसके माध्यम से डॉक्टर्स हार्ट बीट को मापते हैं, चेक करते हैं। ये क्या करता है कि स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को एक ट्यूब के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक मैग्नीफाई करके सुनाता है। स्टेथोस्कोप दोस्तों कुछ इस प्रकार दिखता है, आप सभी ने देखा होगा, ये डॉक्टर के पास आमतौर पर डॉक्टर्स के पास मिल जाता है। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है कि हार्ट की साउंड को मैग्नीफाई करके एक ट्यूब के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है।
हार्ट से संबंधित ही पल्स की बात करेंगे। पल्स क्या होती है? पल्स हमारे रिस्ट पर जो आर्टरी है वो पल्स कहलाती है। डॉक्टर्स अक्सर पल्स को चेक करते हैं क्योंकि पल्स का जो रेट होता है वो हार्ट के बीट के समान होता है। पल्स भी हमारी 70 से 72 टाइम पर मिनट जो है शो होती है, दिखती है या उसको महसूस किया जा सकता है, जैसा कि हार्ट बीट होती है। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फ्लोस इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। इसको क्या कहते हैं? पल्स या नब्ज कहते हैं। मेडिकल साइंस में या चेकअप्स के लिए ब्लड प्रेशर का बहुत महत्व होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहना बहुत आवश्यक होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है या ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। वह प्रेशर जिसके माध्यम से या जिस रेट पर ब्लड जो पंप किया जा रहा है हार्ट के माध्यम से, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसको कैसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कि जब हार्ट, मैंने बताया, संकुचित होगा, संकुचित होने के बाद वो क्या करता है? बहुत तेज प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है और ब्लड कहाँ जाता है? मेन आर्टरी के माध्यम से शरीर में जाता है। तो वो मैक्सिमम प्रेशर जो ब्लड पंप करता है और उस प्रेशर के माध्यम से ब्लड जब हार्ट को छोड़ता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी माप जो होती है वो प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, यानी मरकरी का, पारे का 120 mm। ये नॉर्मल ब्लड सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अब डिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? डिस्टोलिक प्रेशर होता है द मिनिमम प्रेशर इन विच आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी कि वह मिनिमम प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि जब आर्टरी के अंदर वो प्रेशर जब किसी प्रकार का कोई हार्ट ने प्रेशर नहीं फेंका हो या ब्लड को पंप नहीं किया हो, यानी कि जब ब्लड आर्टरी के अंदर रिलैक्सेशन फॉर्म में है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। और ये नॉर्मल कब होता है? ये 80 mm ऑफ Hg, यानी मरकरी के 80 mm के बराबर होता है। ब्लड प्रेशर को हम एक डिवाइस के माध्यम से, एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नापते हैं, जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। आइए दोस्तों जानते हैं कि मैनोमीटर किस प्रकार से काम करता है और डॉक्टर्स इसका कैसे यूज़ करते हैं। इस मीटर यानी कि जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा सा क्लिष्ट नाम भले ही है इसका, लेकिन इसके अंतर्गत जो एक स्केल टाइप की युक्ति होती है जिसमें सिस्टोल और डिस्टोल नापा जाता है। इसी से अटैच्ड एक रबर कफ होता है और साथ में एक स्क्यूजेबल बल्ब होता है। और इस मैनोमीटर के साथ में डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का भी यूज़ करते हैं। ये कैसे सिस्टोल और डिस्टोल नापा जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कि जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसके भुजा पर, बाहों पर एक रबर का कफ जो है टाइट करके बांध दिया जाता है और इसमें डॉक्टर 200 mm ऑफ Hg प्रेशर जो है इस बल्ब के माध्यम से जो है
प्रेशर डालते हैं और ये रबर का कप फूलने लगता है। जब 200 mm का प्रेशर पड़ता है तो ये कप फूलने के फलस्वरूप क्या होगा, इस जो आर्टरी जिसमें ये ब्लड आ रहा है, ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और अब जो है यहाँ ब्लड आगे आना बंद हो जाता है। और डॉक्टर इस समय स्टेथोस्कोप से सुन रहे होते हैं कि इस आर्टरी में किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं हो रही है। चूँकि ये आर्टरी बंद हो गई है, इस कप में जो प्रेशर डाला गया, जो एयर डाली गई है, उसने क्या किया, इस आर्टरी को बंद कर दिया है। अब जो है ये आर्टरी बंद हो गई, अब स्टेथोस्कोप में कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही है। इसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस बल्ब के माध्यम से, इस एयर वाल्व के माध्यम से क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना शुरू करते हैं और बहुत धीरे धीरे इसी बीच में वो अपने स्टेथोस्कोप से इस आर्टरी में हो रही किसी भी प्रकार की जो साउंड है उसको सुन रहे होते हैं। धीरे धीरे जब प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं तभी एक समय ऐसा आता है कि ये आर्टरी कुछ खुलती है और यहाँ पर एक मॉडरेट साउंड सुनाई पड़ने लगती है डॉक्टर को। और इसी समय डॉक्टर क्या नोट करेगा, वो नोट करेगा सिस्टोल। डॉक्टर ने यहाँ ब्लड प्रेशर का सिस्टोल नोट किया, सिस्टोलिक प्रेशर को नोट किया। मैं इस बात को बता चुका हूँ दोस्तों कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोल होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स को सिस्टोल प्रेशर मिल गया है। अब बारी आई डिस्टोल प्रेशर को नापने की। डिस्टोल प्रेशर को नापने के लिए फिर से वो क्या करेगा कि इस जो बल्ब है इसमें से धीरे धीरे एयर को और रिलीज करना शुरू कर देते हैं और रिलीज करने का एक ऐसा समय आता है जब ये आर्टरी ओपन हो जाती है और फिर से डॉक्टर स्टेथोस्कोप में किसी प्रकार की साउंड नहीं सुनते हैं, साउंड आनी बंद हो जाती है आर्टरी की। और अब जो है डॉक्टर यहाँ पर डिस्टोल प्रेशर को नोट कर लेते हैं। डिस्टोल प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। और एक स्वस्थ मनुष्य के जो पूरा जो कंप्लीट ब्लड प्रेशर है उसको 120 mm अपॉन 80 mm होना चाहिए। यह एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इस पर मैनोमीटर किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है, किस प्रकार से डबल सर्कुलेशन होता है और किस प्रकार से ब्लड वेसल्स काम करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस संबंध में जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को या सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखकर कृपया बताइएगा। और इसके बाद हम आपको जो अगला वीडियो देने जा रहे हैं वो होगा हमारा एक्सक्रीशन से संबंधित। एक्सक्रीशन मतलब हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किस प्रकार से बॉडी के बाहर निकलते हैं। अगले वीडियो के अंदर इन सब जानकारी को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार और सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।